नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञानवाड़ी में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2026 के लिए पीवाईक्यू की क्लासेस। पीवाईक्यू का एनालिसिस देखेंगे इस क्लास में, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम जानते हैं कि किसी भी एग्जाम के लिए जो पीवाईक्यू का सेक्शन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जो हमें यह समझने में मदद करता है कि उस एग्जाम में किस तरीके के प्रश्न कितनी गहराई तक पूछे जाते हैं। इसीलिए पेट 2026 के लिए ये जो पीवाईक्यू की क्लास है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो भी साथी हमारे जो पेट की तैयारी है वो कर रहे हैं या पेट का फॉर्म डाले हुए हैं, वो साथी हमारे इस क्लास को जरूर देखें और अपने उन साथियों को भी शेयर करें जो कि पेट की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो पेट का एग्जाम होता है उसमें जो प्रश्नों की संख्या है वो 100 होती है, और इस 100 प्रश्नों की संख्या में से जो 50 प्रश्न होते हैं ये जीएस सेक्शन से पूछे जाते हैं। जो पेट के 100 प्रश्न होते हैं उसमें जीएस से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस जीएस सेक्शन में हमारा हिस्ट्री आता है, पॉलिटी आता है, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, साइंस के प्रश्न आते हैं, और हमारा जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही साथ जो हमारा स्टैटिक जीके और जो हमारे यूपी स्पेशल के जो भी जीके हैं वो सारे प्रश्न जो हैं पेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उसी के अंतर्गत जो है हम 50 प्रश्नों का सेट लेके आए हैं, जिसमें हम पीवाईक्यू का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। और चूंकि प्रश्न जो है वो रिपीट भी होते हैं, उसके जो ऑप्शन होते हैं उससे भी नए प्रश्न बनते हैं, तो इसलिए ये क्लास जो है पेट 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा है कथन से पूछा गया है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? 4 ऑप्शन है, देखें। पहला महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। कमेंट में आप लोग बताइए कि सही उत्तर इसका क्या होगा। देखिए, महात्मा गांधी का जो प्रसिद्ध नारा था वो था करो या मरो। महात्मा गांधी का जो प्रसिद्ध नारा था करो या मरो। जवाहरलाल नेहरू का अगर प्रसिद्ध नारा की बात करें तो इन्होंने कहा था आराम हराम है, आराम हराम है। सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने कहा कि दिल्ली चलो। एक तो इनका प्रसिद्ध नारा था दिल्ली चलो, और दूसरा जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन है बाल गंगाधर तिलक का। किसका है? बाल गंगाधर तिलक। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक जो है वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के जो है वो प्रमुख नेता थे। इन्हें हम कहते हैं लोकमान्य तिलक। इन्हें क्या कहते हैं? लोकमान्य तिलक भी कहते हैं। तो अगर पूछा जाए कि लोकमान्य तिलक किन्हें कहते हैं, तो लोकमान्य तिलक किसे कहते हैं? बाल गंगाधर तिलक को। लोकमान्य तिलक किसे कहते हैं? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, प्रश्न संख्या 2। 1991 की नई आर्थिक नीति के उदारीकरण एवं निजीकरण का प्रमुख परिणाम क्या था? 1991 में जो हमारे भारत का विदेशी मुद्रा भंडार था वो खाली हो रहा था, लगभग खाली हो चुका था, और देश में मुद्रा संकट की स्थिति जो है बहुत ही अधिक थी, मुद्रा संकट से गुजर रहा था। इस समय भारत के पास जो है, जो भारत के वर्तमान वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उस समय भारत के जो वर्तमान वित्त मंत्री थे, उस समय जो भारत के वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने एक मॉडल लागू किया जिसे हम बोलते हैं एलपीजी मॉडल। क्या लागू किया? एलपीजी मॉडल, जिसमें एल जो है ये हमारा कहलाता है लिबरलाइजेशन, जिसे हम बोलते हैं उदारीकरण। पी हमारा जो है ये हमारा प्राइवेटाइजेशन, जिसे हम बोलते हैं निजीकरण। और जी हमारा जो है ये है ग्लोबलाइजेशन, जिसे हम बोलते हैं वैश्वीकरण। तो एलपीजी मॉडल के माध्यम से जो हमारा भारत जो विदेशी मुद्रा संकट में पड़ा हुआ था वो उसमें काफी हमें सुधार देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम 4 ऑप्शन देखें तो राजकोषीय सुधार, मौद्रिक सुधार और वैश्वीकरण। तो राजकोषीय सुधार जो है ये संबंधित किससे है? ये जो सरकार का जो आय व्यय का
सुधार है उससे संबंधित है। सरकार जो आय व्यय और जो कर संबंधी सुधार लाती है उसे हम बोलते हैं राजकोषीय सुधार। मौद्रिक सुधार जो है ये आरबीआई की मौद्रिक नीति से संबंधित है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वैश्वीकरण। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, उदारीकरण निजीकरण का जो परिणाम निकला वो क्या निकला, वैश्वीकरण। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन है हमारा अरुण कृष्णन, एमएस स्वामीनाथन, वर्गीस कुरियन और सैम पित्रोदा। ऑप्शन को अगर हम देखें कमेंट में आप उत्तर दीजिए इसका। अरुण कृष्णन जो थे ये एक लेखक थे। ये कौन थे, एक लेखक थे। इनकी अगर प्रसिद्ध पुस्तक की बात करें तो द बैटल ऑफ वाथापी, द बैटल ऑफ वाथापी ये जो है इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी। वर्गीस कुरियन, वर्गीस कुरियन को जो है श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है, अर्थात दूध के लिए श्वेत क्रांति का क्या माना जाता है, वर्गीस कुरियन को जनक माना जाता है। सैम पित्रोदा इन्हें दूर संचार क्रांति का जनक माना जाता है। सैम पित्रोदा को हम कहते हैं दूर संचार क्रांति का जनक। और हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, हरित क्रांति के जनक हमारे हैं एमएस स्वामीनाथन। हरित क्रांति का जो प्रभाव है वो मुख्यतः 1960 में देखने को मिलता है और इसका जो मुख्य उत्पादन सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा वो पड़ा गेहूं के उत्पादन पर। किस पर पड़ा, गेहूं के उत्पादन पे। तो हरित क्रांति का जो जनक किसे कहा जाता है, एमएस स्वामीनाथन। अगर हम बात करें कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, सबसे पहले विश्व में जो हरित क्रांति के जनक हैं वो हमारे कौन है, वो है नॉर्मन बोरलाग। नॉर्मन बोरलाग, नॉर्मन बोरलाग जो है ये हमारे विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं, एमएस स्वामीनाथन। अन्य क्रांतियों में अगर हम देखें तो जो हमारा श्वेत क्रांति है, हमने बताया श्वेत क्रांति, जो श्वेत क्रांति है ये किससे संबंधित है, दूध से संबंधित है। और इसके कौन थे उत्पादन, मतलब इसके जनक कौन थे, इसके जनक हमने बताया कि वर्गीस कुरियन थे, वर्गीस कुरियन। इसी तरीके से जो हमारी पीली क्रांति है, पीली क्रांति ये तिलहन से संबंधित है। और जो हमारी नीली क्रांति है ये हमारा मछली उत्पादन से संबंधित है। तो ये कुछ हमारे क्रांतियां। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 4, भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व जिन्हें हम बोलते हैं डीपीएसपी, डीपीएसपी ये किस देश के संविधान से प्रेरित है। जैसा कि हम जानते हैं ऑप्शन हमारा है यहाँ पे देखें, यूएसए, फ्रांस, आयरलैंड और कनाडा। उत्तर कमेंट बॉक्स में आप लोग देंगे। भारतीय संविधान के जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये किस देश के संविधान से प्रेरित हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो भारतीय संविधान हमारा बना है उसमें 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, भारत शासन अधिनियम, उसकी बहुत सी बातों को लिया गया है और साथ ही साथ जो विश्व के अन्य देश हैं उनके संविधानों से भी प्रेरणा ली गई है और अलग अलग देशों से वहां की जो अलग अलग व्यवस्थाएं थी उसको अपने संविधान में, भारतीय संविधान में जो है वो जगह दी गई है। जिसमें अगर हम बात करें सबसे पहले यूएसए की, तो यूएसए से जो लिया गया है वो मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन और स्वतंत्र न्यायपालिका। तो यूएसए से हमने ग्रहण किया है मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन और स्वतंत्र न्यायपालिका। फ्रांस से अगर बात करें तो फ्रांस से हमने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को ग्रहण किया है। कनाडा से हमने जो है जो मजबूत केंद्र वाली संघीय सरकार, मजबूत केंद्र वाली संघीय सरकार या संघीय व्यवस्था को हमने कहां से ग्रहण किया, हमने कनाडा से ग्रहण किया। और जो डीपीएसपी है ये हमारा लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। डीपीएसपी कहां से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से। डीपीएसपी जो है ये संविधान के भाग 4 में है। किसके अंतर्गत रखा गया है, डीपीएसपी जो है वो संविधान भाग के 4 के अंतर्गत रखा गया है। अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो इनमें अनुच्छेद संख्या है 36 से 51 तक जो है ये हमें देखने को मिलते हैं। और इसका जो उद्देश्य है वो है भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर इसका हो जाएगा आयरलैंड। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5, संविधान का अनुच्छेद 19
मुख्यतः किससे संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद 19 मुख्यतः किससे संबंधित है? ऑप्शन ए हमारा संवैधानिक उपचार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता। तो जो भारत का संविधान है उसमें मूल अधिकार 6 प्रकार के मूल अधिकार दिए गए हैं। 6 प्रकार के मूल अधिकार दिए गए हैं। उस 6 प्रकार के मूल अधिकार में से हमें बताना है कि जो अनुच्छेद 19 है वो किससे संबंधित है। तो अगर हम देखें संवैधानिक उपचार, तो ये हमारा अनुच्छेद 32 से संबंधित है, ये हमारा आर्टिकल 32 से संबंधित है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये हमारा आर्टिकल 23-24 से संबंधित है। अगर हम बात करें धार्मिक स्वतंत्रता की, तो ये 25 से 28 तक का जो अनुच्छेद है उससे संबंधित है। और जबकि जो अनुच्छेद 19 है ये हमारा किससे संबंधित है? ये हमारा स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। तो अनुच्छेद 19, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 में दिया गया है और इस अनुच्छेद के अंतर्गत कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता को बताया गया है, जिसमें से पहला हमारा है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा हमारा है शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता। तीसरा हम कहते हैं संघ बनाने की स्वतंत्रता। चौथा अधिकार हमारा है कि स्वतंत्र आवागमन की सुविधा, पूरे भारत में स्वतंत्र आवागमन की सुविधा। पांचवा हम कहते हैं पूरे भारत में निवास करने की स्वतंत्रता। और छठा हमारा है व्यवसाय या व्यापार करने की स्वतंत्रता। तो आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसमें कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है और इन 6 प्रकार की स्वतंत्रता में कुछ युक्त प्रतिबंध भी लगाए हैं। नियम के अनुसार कुछ प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। तो ये था हमारा प्रश्न क्रमांक 5। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6, शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य की प्रभावी राजधानी कौन सी बनी? शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य की जो राजधानी थी, प्रभावी राजधानी, वो कौन सी बनी? ऑप्शन ए हमारा सतारा, बी नागपुर, सी हमारा नासिक, डी हमारा क्या है? पूना। तो अगर हम बात करें तो जो सतारा था ये जो है शिवाजी की मृत्यु के बाद, शिवाजी के बाद जो अन्य छत्रपति थे ये उनकी राजधानी थी। तो सतारा जो है किसकी राजधानी थी? छत्रपतियों की राजधानी थी। नागपुर जो है ये भोसले का जो है महत्वपूर्ण शासन था। यहाँ पे नागपुर में किसका शासन था? भोसले का शासन था। नासिक की बात करें तो ये जो है मराठा शक्ति का जो है एक प्रमुख राजनीतिक केंद्र था, लेकिन ये जो है राजधानी नहीं थी। ये केंद्र तो था जहाँ पे मराठा शक्ति जो है धार्मिक और ऐतिहासिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है, मराठा शक्ति का एक केंद्र था। लेकिन जो पूना है ये जो है शिवाजी की मृत्यु के बाद जब पेशवाओं की शक्ति आई, पेशवा शक्तिशाली हुए, उनका शासन आया, तो उन्होंने पूना को जो है वो राजधानी बनाई। तो अगर हम बात करें कि शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य की जो प्रभावी राजधानी थी वो कौन सी, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, पूना। ठीक है। शिवाजी जो थे वो मराठा शक्ति के जो है उनका जो राज्याभिषेक हुआ था वो 1674 में रायगढ़ के किले में हुआ था। कहाँ हुआ था? रायगढ़ के किले में। और शिवाजी की मृत्यु के बाद धीरे धीरे जो मराठा राजनीति है उसमें पेशवाओं का जो है वर्चस्व बढ़ा और जो हमारे बाजीराव प्रथम थे वो जो है इसको चरम पर ले जाते हैं। तो ये था प्रश्न क्रमांक 6। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7। ध्यान देंगे कि इस वीडियो में जो है हम बहुत ज़्यादा फैक्ट की बात नहीं कर सकते क्योंकि 50 प्रश्न है, उसको करने में क्लास जो है बहुत ही लंबी हो जाएगी। फैक्ट के लिए, क्लासेस के लिए आप हमारे ज्ञानवाणी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई वहां पे देख सकते हैं और क्लासेस जो है वो कंटिन्यू रहेंगी। चलिए देखते हैं आगे प्रश्न क्रमांक 7। महावीर स्वामी को जिन कहा गया है, जिन का क्या अर्थ है? हम जानते हैं कि महावीर स्वामी को कहा गया है, क्या कहते हैं? जिन कहते हैं। हमें बताना है कि जिन का क्या अर्थ है। ऑप्शन है हमारा महान आत्मा, विजेता, विजयी, ईश्वर या अहिंसक। तो जिन का अर्थ है विजेता। जो जिन का अर्थ है वो क्या है? विजेता। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? विजेता। महावीर स्वामी को जिन कहा गया जिसका सही अर्थ क्या है? विजेता। अगर हम बात करें महावीर स्वामी के, तो ये जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे और इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। जिन जो हमारा ये जैन धर्म से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 8। अशोक के अभिलेखों के अनुसार निम्न में से कौन मौर्य साम्राज्य का प्रांतीय केंद्र नहीं? हमें बताना है कि निम्न में से कौन जो है मौर्य साम्राज्य का प्रांतीय केंद्र नहीं था। तो अगर हम बात करें तो मौर्य साम्राज्य का जो तक्षशिला है ये मौर्य साम्राज्य की उत्तर पश्चिम में, मौर्य साम्राज्य की उत्तर पश्चिम में स्थित एक महत्वपूर्ण केंद्र था। और सुवर्णगिरी जो है ये हमारा दक्षिण में स्थित
मौर्य साम्राज्य का केंद्र था। उज्जैनी ये हमारा पश्चिम में स्थित था, जबकि जो इंद्रप्रस्थ है ये हमारा मौर्य साम्राज्य से संबंधित नहीं था। जो इंद्रप्रस्थ है ये हमारा मौर्य साम्राज्य से संबंधित नहीं था। तो अगर हम ऑप्शन देखें तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, इंद्रप्रस्थ, जो कि मौर्य साम्राज्य से संबंधित नहीं था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और अशोक जो है मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक था। अगर हम मौर्य साम्राज्य की राजधानी की बात करें तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी वो पाटलिपुत्र थी। कौन सी? पाटलिपुत्र। तो ये कुछ फैक्ट थे। आगे देखेंगे प्रश्न क्रमांक 9। ऋग्वेद में विश्वामित्र और किन दो नदियों के बीच संवाद देखने को मिलता है? ऑप्शन हमारा सतलुज चिनाब, व्यास सतलुज चिनाब रवि और व्यास और झेला। तो अगर हम बात करें तो ऋग्वेद में 10वें मंडल में हमें जो व्यास और सतलुज के बीच हमें संवाद, व्यास और सतलुज के साथ विश्वामित्र का संवाद देखने को मिलता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? व्यास और सतलुज। व्यास और सतलुज। इसके बाद प्रश्न क्रमांक हमारा जो है 10। प्रश्न क्रमांक हमारा 10। प्रश्न क्रमांक 10 की बात करें तो है 1722 में सवाई राजा जयसिंह को किस सूबे की सूबेदारी दी गई? सवाई राजा जयसिंह को 1722 में किस सूबे की सूबेदारी दी गई? आमेर, मालवा, लखनऊ और आगरा। तो सवाई राजा जयसिंह जो है ये आमेर के शासक थे। आमेर के शासक थे और ये मुगल दरबार के साथ भी जुड़े हुए थे। कहते हैं इन्होंने जो सवाई राजा जयसिंह थे, इन्होंने जयपुर नगर की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? जयपुर नगर की स्थापना की थी। और ये खगोल विज्ञान में विशेष रुचि रखते थे। इन्होंने 5 प्रमुख वेधशालाएं बनवाई थी, जिसमें से दिल्ली, जयपुर, कन्नौज और मथुरा और वाराणसी। इन 5 जगहों पे जो सवाई राजा जयसिंह थे इन्होंने क्या बनवाई थी? जो हमारी प्रमुख वेधशालाएं ये बनवाई थी। अगर हम बात करें कि इन्हें किस सूबे की सूबेदारी दी गई थी तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मालवा। इन्हें जो है मालवा की जो सूबेदारी दी गई थी। इसके बाद आमेर के तो ये खुद राजा थे, तो इन्हें सूबेदारी कहाँ की दी गई थी? इन्हें मालवा की सूबेदारी दी गई थी। प्रश्न क्रमांक 11। प्रश्न क्रमांक 11। 2025 में ब्रिक्स का 10वां महत्वपूर्ण सदस्य कौन बना? तो वैसे यहाँ पे 10वां क्या कहें, ये हमारा प्रश्न क्रमांक ये हमारा है 11वां पूर्ण सदस्य कौन बना 2025 में, क्योंकि इसके पहले कितने सदस्य? 10 सदस्य। तो 2025 में ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना? इंडोनेशिया, मिस्र, सऊदी अरब, तुर्की। तो अगर हम बात करें ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स की जो स्थापना है वो 2006 में हुई थी। तब इसका नाम क्या था? ब्रिक था। बाद में जब इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ा, साउथ अफ्रीका के जुड़ने के बाद ये क्या बना? 2010 में जब साउथ अफ्रीका जुड़ा तब इसका नाम क्या हो गया? ब्रिक्स हो गया। और वर्तमान में इसमें कुल 11 सदस्य हैं। वर्तमान में कुल कितने सदस्य हैं? 11 सदस्य हैं। अगर बात करें कुल इसके सदस्य की, तो यहाँ पे देखें बी से हमारा क्या हो जाएगा? बी हमारा है ब्राजील, आर हमारा रसिया अर्थात रूस, आई से हमारा जो है इंडिया, सी हमारा जो है ये है चाइना या चीन, और एस हमारा जो है ये है साउथ अफ्रीका। इसके अतिरिक्त साउथ अफ्रीका के बाद 2024 में 4 सदस्य जो है ऐड होते हैं। 2024 में कितने सदस्य? 4। हमारा मिस्र, एक मिनट, 2024 में सदस्य हमारा बनता है मिस्र, इथियोपिया, और इसके बाद हमारा ईरान और यूएई। ये हमारे 4 सदस्य जो हैं 2024 में ब्रिक्स के सदस्य बनते हैं। और 2025 में ब्रिक्स का जो सदस्य बनता है 11वां सदस्य, वो हमारा है इंडोनेशिया। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। इसके बाद प्रश्न क्रमांक हमारा 12। प्रश्न क्रमांक 12। पुरुष सूक्त जिसमें 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन है किस वेद में मिलता है? पुरुष सूक्त जो है जिसमें 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन है किस वेद में मिलता है? तो पुरुष सूक्त का वर्णन जो है हमें किस में देखने को मिलता है? ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, यजुर्वेद में या सामवेद में। सही ऑप्शन इसका हो जाएगा
ऋग्वेद। ऋग्वेद के जो 10वां मंडल है वहां पे हमें पुरुष सूक्त का वर्णन देखने को मिलता है, जिसके अनुसार जो है 4 वर्णों की बात कही गई है, जिसमें से मुख जो है, मुख से कहते हैं कि ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है, बाहु से क्षत्रिय की, और जांघ से वैश्य की, और जो हमारा पैर है वहां से शूद्र की उत्पत्ति के बारे में उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में हमें पुरुष सूक्त का वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ का मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय के प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हमें बताना है आईएलओ का मुख्यालय कहाँ है। आईएलओ जिसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। ऑप्शन हमारा है हेग, पेरिस, जिनेवा या न्यूयॉर्क। तो अगर हम बात करें तो यह जो है आईएलओ जो है ये संयुक्त राष्ट्र की मुख्य एजेंसी है, और ये श्रमिकों के अधिकार और उनके सामाजिक न्याय के लिए काम करती है या उनको बढ़ावा देती है। तो आईएलओ का अगर हम बात करें इसका मुख्यालय कहाँ है, तो आईएलओ का मुख्यालय हमें जिनेवा में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? जिनेवा। आईएलओ का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। जिनेवा में आईएलओ के अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण अन्य संस्थानों के भी मुख्यालय हैं, जिसमें हमारा WHO जो हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इसके अतिरिक्त WTO विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय भी कहाँ है? जिनेवा में है। जो हमारा आईएलओ का हमने बताया है, वीपो जो है, वीपो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय भी जिनेवा में है। इसके अतिरिक्त जो है हमारा UNHRC, UNHCR जो हमारा संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त है, इसका मुख्यालय, और हमारा जो विश्व मौसम संगठन है WMO, इसका भी मुख्यालय कहाँ देखने को मिलता है? हमें जिनेवा में देखने को मिलता है। हेग की बात करें तो हेग में किसका मुख्यालय है? हेग में हमें देखने को मिलता है जो हमारा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, उसका मुख्यालय हमें हेग में देखने को मिलता है। पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय देखने को मिलता है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। और जो हमारा न्यूयॉर्क है, यहाँ पे हमें संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय देखने को मिलता है। इसका मुख्यालय संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय। तो आईएलओ का मुख्यालय कहाँ पे है? सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? जिनेवा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है, प्रश्न क्रमांक 14 प्रसिद्ध मधुबनी चित्रकार कौन है? प्रसिद्ध मधुबनी चित्रकार कौन है? मधुबनी चित्रकार ऑप्शन हमारा है भारती दयाल, सुदर्शन कामत, हरिकेश शर्मा, स्फूर्तिराव। मधुबनी चित्रकार जो है, मधुबनी चित्रकला जो है ये मिथिला से संबंधित है। जो हमारी मिथिला की चित्रकला है वहां से संबंधित है, बिहार के मिथिला क्षेत्र से। इसमें जो है घरों की जो दीवारें होती हैं और जो इसके आंतरिक हिस्से हैं वहां पे जो है पेंटिंग बनाई जाती है, जिसमें प्रकृति की पेंटिंग, देवी देवताओं की, विवाह की, आदि सारी पेंटिंग जो है वहां पे बनाई जाती है। अगर हम बात करें कि इसके चित्रकार कौन है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भारती दयाल। भारती दयाल जो है ये मधुबनी चित्रकार है। कौन है? या मधुबनी चित्रकला से संबंधित है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो गया? जो हमारे भारती दयाल। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 15 भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की प्रमुख नेता कौन थी? भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की प्रमुख नेता कौन थी? एनी बेसेंट, MG रनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। कमेंट में बताइए। ये जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। थियोसोफिकल सोसाइटी की अगर हम बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई वो 1875 में न्यूयॉर्क में की गई, और इसके जो संस्थापक थे उनका नाम है हेलेना ब्लावास्की और हेनरी स्टील अल्काट, H स्टील अल्काट, ये इसके संस्थापक थे। भारत में इसका जो मुख्यालय बना वो बना, भारत में इसका मुख्यालय जो चेन्नई के अड्यार में, कहाँ पे? चेन्नई के अड्यार में भारत में इसका मुख्यालय बनाया गया। एनी बेसेंट जो है वो थियोसोफिकल सोसाइटी की जो है प्रमुख नेता थी। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की जो प्रमुख नेता कौन थी? वो एनी बेसेंट थी, जो कि हमारा होम रूल लीग मूवमेंट से भी जो ये जुड़ी हुई थी। और इन्हीं के साथ हमारे जो होम रूल लीग आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक, ये भी इन्हीं के साथ जुड़े हुए थे होम रूल लीग आंदोलन में। तो अगर हम बात करें थियोसोफिकल सोसाइटी की प्रमुख नेता कौन थी, तो एनी बेसेंट थे। MG रनाडे ये थे जो है ये एक प्रकार के समाज सुधारक थे, और ये प्रार्थना समाज से जुड़े हुए थे। किससे? जो हमारा प्रार्थना समाज था उससे जुड़े हुए थे। गोपाल कृष्ण गोखले ये जो है
सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे। ये सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे। बाल गंगा तिलक को हमने बताया है, ये क्या थे, उग्र राष्ट्रवादी नेता थे और ये भी होम रूल लीग आंदोलन में एनी बेसेंट के साथ जुड़े हुए थे। तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो गया, ऑप्शन ए एनी बेसेंट। प्रश्न क्रमांक 16, 1 वाट किसके बराबर है, 1 वाट किसके बराबर। अगर हम बात करें, ऑप्शन हमारा है ओम प्रति सेकेंड, कूलाम प्रति सेकेंड, एम्पियर प्रति सेकेंड या जूल प्रति सेकेंड। जो हमारा वाट है ये हमारा शक्ति का मात्रक है। किसका मात्रक है, शक्ति का मात्रक है। और 1 वाट हमारा बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकेंड के, अर्थात 1 सेकेंड में जितना कार्य किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। 1 सेकेंड में जो किया गया कार्य है या जो ऊर्जा ह्रास होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। तो शक्ति का मात्रक 1 वाट जो है वो हमारा बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकेंड के। तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, 1 जूल प्रति सेकेंड। इसके बाद प्रश्न क्रमांक हमारा 17, भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारकों में कौन शामिल है, अल नीनो, तिब्बती पठार, जेट स्ट्रीम या उपयुक्त सभी। जहां पे भी आपको उपयुक्त सभी मिले वहां पे ऑप्शन को डिटेल से पढ़ना है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारकों में कौन शामिल है, अल नीनो, जेट स्ट्रीम, तिब्बती पठार। तो देखिए ये सारे जो है वो भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारक, भारतीय मानसून को ये चारों कारक, ये तीनों कारक जो है वो प्रभावित करते हैं। इसके साथ ही साथ हिमालय और जो हमारा ला नीना और जो हमारा हिंद महासागर का जो तापमान है, हिंद महासागर का जो तापमान है, ये सारे कारक जो हैं ये भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 18, संविधान का अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है। ये प्रश्न जो है कई बार काफी एग्जाम में पूछा गया है कि अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है, समान कार्य, समान शिक्षा, समान वेतन या समान नागरिक संहिता। तो अनुच्छेद 44 जो है इसे ये संबंधित है यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी से, और ये जो हमारा डीपीएसपी है उसका हिस्सा है। और ये संविधान के भाग किसमें दिया गया है, ये संविधान के भाग 4 में है, ये संविधान के भाग 4 में दिया गया है। अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है, यूसीसी, जिसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता। तो अगर हम सही ऑप्शन देखें तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी, समान नागरिक संहिता। अगर हम बात करें कि जो समान कार्य है ये हमारा अनुच्छेद 39D से संबंधित है, और समान वेतन ये भी हमारा 39D से संबंधित, समान कार्य के लिए समान वेतन। और समान शिक्षा जो है, समान शिक्षा ऐसा कोई भी अनुच्छेद नहीं है। शिक्षा जो है वो हमारा 21A से संबंधित है, 21 का से, ठीक। तो यहाँ पे ध्यान देंगे ये समान शिक्षा 21 का से नहीं संबंधित है, शिक्षा जो हमारा वो संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 19, 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या। देखिए पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, ऑप्शन हमारा है सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ विकास, शिक्षा एवं रोजगार के साथ विकास, रोजगार के साथ विकास और आर्थिक न्याय के साथ विकास। जैसे कि हम जानते हैं कि जो पंचवर्षीय योजना है इसकी शुरुआत, या जो पंचवर्षीय योजना है इसकी शुरुआत 1951 में की गई, और इसके लिए एक योजना आयोग की स्थापना की गई, योजना आयोग की स्थापना की गई 1950 में, जो कि 5-5 साल पे जो है पंचवर्षीय योजना बनाने का काम करता है। और वर्तमान में जो है 2014 में योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया, और इसके स्थान पर नीति आयोग, इसके स्थान पर योजना आयोग के स्थान पे अब कौन सी संस्था बनाई गई, नीति आयोग बनाई गई। 2015 से नीति आयोग, योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग काम करता है। लेकिन अभी भी जो है एग्जाम में योजना आयोग से प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। तो अगर हम बात करें कि 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो 9वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1997 से 2002 के बीच चलाई गई, और इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो सामाजिक न्याय और विकास पर केंद्रित था। तो सही ऑप्शन की बात करें तो सही ऑप्शन हो जाएगा सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ विकास। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 20, भारत का संविधान पहली बार 1928 में किसके द्वारा तैयार किया गया। भारत का संविधान पहली बार 1928 में किसके द्वारा तैयार किया गया, राजेंद्र प्रसाद, वीवी गिरी, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो 1928 में मोतीलाल नेहरू, अंग्रेजों ने
जब भारत को ये चैलेंज किया कि अपने देश को चलाने के लिए आप अपना कोई ड्राफ्ट बनाइए, तो उस समय मोतीलाल नेहरू ने 1928 में एक रिपोर्ट तैयार की जिसे हम बोलते हैं नेहरू रिपोर्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं, नेहरू रिपोर्ट। और इसी को ही हम भारत का पहला संविधान कहते हैं कि पहली बार संविधान जो बनाया गया 1928 में वो किसने तैयार किया, मोतीलाल नेहरू ने तैयार किया। तो सही ऑप्शन की बात करें तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, मोतीलाल नेहरू। इसके बाद प्रश्न क्रमांक हमारा 21, भूदान ग्रामदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया। भूदान ग्रामदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया, और ऑप्शन हमारा है महात्मा गांधी, ऑप्शन हमारा महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण और आचार्य कृपलानी। तो भूदान आंदोलन, महात्मा गांधी जो है ये स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित थे। जयप्रकाश नारायण, इंदिरा गांधी के समय जो आंदोलन हो रहा था वो हमारा, उसके जो प्रमुख नेता थे वो कौन थे, जयप्रकाश नारायण थे। आचार्य कृपलानी जो थे ये भी जो हमारे जो स्वतंत्रता आंदोलन थे उसके प्रमुख नेता थे आचार्य कृपलानी। भूदान ग्रामदान आंदोलन जो है 1951 में तेलंगाना का जो पोचमपल्ली गांव था, तेलंगाना का पोचमपल्ली गांव, वहां से शुरू किया गया। इसमें जो भूमिधर थे उन्हें भूमिहीन लोगों के लिए स्वैच्छिक भूमिदान का प्रावधान या उद्देश्य इसका था, ताकि और इस बाद में यही जो है ग्रामदान की अवधारणा के रूप में विकसित हुई। और इसको शुरू करने वाले कौन थे, इसको शुरू करने वाले जो है वो विनोबा भावे थे। कौन थे, विनोबा भावे। और कब शुरू किया गया था, 1951 में। कब शुरू किया गया था, 1951 में तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 22, दांडी नमक यात्रा के दौरान गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए किसने राजी किया। पंडिता रामाबाई, कमला देवी चट्टोपाध्याय, मैडम कामा सरोजनी नायडू। दांडी नमक यात्रा जो कि 1930 में हमें देखने को मिलती है। 1930 में गांधी जी ने एक नमक यात्रा शुरू की जिसे हम बोलते हैं दांडी नमक यात्रा, नमक कानून तोड़ने के लिए। और इसकी शुरुआत कहां से हुई, साबरमती आश्रम से। इसकी शुरुआत हमें साबरमती आश्रम से होती है और दांडी नामक स्थान पर पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा जाता है। और ये नमक कानून के विरोध में लाया गया आंदोलन था। 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून तोड़ा गया। कहां पे तोड़ा गया, दांडी में, महात्मा गांधी जी के द्वारा। और जो कमला देवी चट्टोपाध्याय थी उन्होंने पहली बार गांधी जी से जो है इस नमक सत्याग्रह में महिलाओं को भी शामिल करने के लिए आग्रह किया था। और इसके आधार पर इस आंदोलन में जो है महिलाओं ने भी काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। पंडित रामाबाई जो है ये समाज सुधारक थी। पंडित रामाबाई जो है ये कौन थी, ये समाज सुधारक थी। मैडम कामा जो है, जिन्हें हम मैडम भीखाजी कामा भी कहते हैं, मैडम भीखाजी कामा, ये विदेश में जो है स्वतंत्रता आंदोलन की भूमिका में महत्वपूर्ण भूमिका रहेंगी। विदेश में रह के इन्होंने भारत में स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और सरोजनी नायडू की बात करें तो ये नमक सत्याग्रह से जो है जुड़ी हुई थी, अर्थात इन्होंने नमक सत्याग्रह में भाग लिया था। लेकिन गांधी जी को राजी करने के लिए किसने कहा था, गांधी जी को महिलाओं को नमक सत्याग्रह में शामिल करने का काम किसने किया था, वो कहा था कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, कमला देवी चट्टोपाध्याय। इसके बाद हमारा प्रश्न क्रमांक 23, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई। औद्योगिक क्रांति, अमेरिकी क्रांति, रूसी क्रांति या फ्रांसीसी क्रांति। तो राष्ट्रवाद जो है पहले क्या था कि वैसे क्रांतियां जो है हमें अमेरिका में भी देखने को मिलती हैं और रूस में भी देखने को मिलती हैं और बाद में हमें फ्रांस में भी देखने को मिलती हैं। लेकिन जो फ्रांस की क्रांति हुई जो कि 1789 में हुई, उन्होंने जो है जो सत्ता का वास्तविक स्रोत है वो भारत के जो सत्ता का वास्तविक स्रोत है वो किसी भी राष्ट्र के नागरिक को दिया। अर्थात उन्होंने पहली बार यह विचार मजबूत किया कि किसी भी सत्ता का जो वास्तविक स्रोत है वो कोई राजा नहीं होगा बल्कि कौन होगा, वो उस राष्ट्र का नागरिक होगा। और इसी क्रांति के दौरान उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और जो बंधुत्व जैसे विचार हैं वो प्रस्तुत किए थे। बंधुत्व जैसे विचार प्रस्तुत किए थे और पहली बार लोगों को नागरिक के रूप में देखा गया। इसलिए हम कहते हैं कि राष्ट्रवाद की जो पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति में देखने को मिलती है,
1789 के फ्रांसीसी क्रांति में देखने को मिलती है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 17 फ्रांसीसी क्रांति। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 24, बंबई से सिंध प्रांत के निर्माण का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? अगर आप हमारी पॉलिटी की क्लास देखते हैं तो उसमें हमने इसको बताया हुआ है कि ऑप्शन पहले देख लेते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, विवेल योजना, क्रिप्स मिशन और भारत सरकार अधिनियम 1935। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में हम देखते हैं कि बहुत से सुधार किए जाते हैं, जिसमें प्रांतीय स्वतंत्रता अर्थात प्रांतों की जो स्वतंत्रता है वो हमें अधिक देखने को मिलती है और वहाँ प्रांतीय स्वतंत्रता को बढ़ावा मिलता है। इसी में हम देखते हैं कि सिंध और उड़ीसा दो नए प्रांत का निर्माण किया जाता है। तो बंबई से सिंध प्रांत के निर्माण को किस अधिनियम में किया गया है? भारत सरकार अधिनियम 1935। जो हमारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है, इसके द्वारा हमें आज़ादी के नियम बनाए गए, जो हमारा स्वतंत्रता उसके नियम बनाए गए। जो विवेल योजना थी ये 1945 में जो है, इसका उद्देश्य था कि भारतीयों को जो प्रतिनिधित्व है वो दिया जाए। क्रिप्स मिशन 1942 में आया हुआ था। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में, जिसका काफी विरोध भी हुआ था। तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसके बाद हमारा प्रश्न क्रमांक 25, दिल्ली चलो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? पहले ऑप्शन मैंने बताया था कि दिल्ली चलो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 26, माउंट एवरेस्ट किनके बीच स्थित है? प्रश्न क्रमांक 26 हमारा क्या है? माउंट एवरेस्ट जो है वो किनके बीच स्थित है? भारत नेपाल, भारत भूटान, नेपाल और तिब्बत, और भारत और तिब्बत। तो अगर हम देखें जो माउंट एवरेस्ट है ये हमारा पूरे विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जिसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 8,850 मीटर है। इसे हम सागर माथा के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से भी जानते हैं? सागर माथा के नाम से। और तिब्बत में हम इसे चोमोलुंगमा नाम से जानते हैं। नेपाल में इसे हम सागर माथा और तिब्बत में चोमोलुंगमा नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें कि ये किन दो देशों के बीच स्थित है, तो ये नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है। तो जो माउंट एवरेस्ट है ये हमारा नेपाल और तिब्बत के बीच, ऑप्शन हमारा कौन सा है? सी सही है। इसके बाद हमारा प्रश्न क्रमांक 27, भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? गंगा के मैदान में निम्न दाब, उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान, निम्न वेग की हवाएं, गर्म और शुष्क मौसम। जैसा कि भारत में हम देखते हैं कि सितंबर अक्टूबर में क्या होता है, सितंबर के बाद जो अक्टूबर का मौसम आता है तो ये हमारा जो भारतीय मानसून है ये वापसी की ओर होता है और ताप जो है, धूप जो है उस समय फिर बढ़ती है और ताप जो है वो बढ़ता है, जिसके कारण से जो हमारा वायुमंडल है उस समय भारत में आर्द्रता उच्च देखने को मिलती है और उच्च तापमान भी देखने को मिलता है और हमें उमस वाली गर्मी देखने को मिलती है। तो जो भारत में अक्टूबर की मुख्य गर्मी का मुख्य कारण है वो क्या है? उच्च आर्द्रता और उच्च तापमान। उच्च आर्द्रता और साथ ही क्या होता है? उच्च तापमान, जिसके कारण हमें बहुत ही उमस वाली गर्मी देखने को मिलती है। इसके बाद हमारा प्रश्न क्रमांक 28, भारतीय मानक समय जीएमटी से कितना आगे? अगर आप जियोग्राफी क्लास देखेंगे तो उसमें हमने इस टॉपिक को कवर किया है कि आईएसटी क्या है, जीएमटी क्या है, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो भारतीय मानक समय जो है ये जीएमटी से कितना आगे है? जीएमटी रेखा जो है जिसे हम बोलते हैं 0 डिग्री की देशांतर रेखा, और आईएसटी जो है ये 82.5 डिग्री की देशांतर रेखा है। तो भारतीय जो जीएमटी है, यहाँ से हम समय का मानक, जो हमारा मानक समय है विश्व की, वो कौन सा है? जीएमटी है। और यहीं से हम सभी देशों का मानक समय निर्धारित करते हैं। तो भारत का जो मानक समय है वो जीएमटी से 5.5 घंटे आगे, कितना? 5.5 घंटे आगे है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 27, निम्न में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? ध्यान देंगे, प्रश्न में नहीं है, जरूर देखेंगे कि हमें बताना है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारण, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है। शहरीकरण, खनिज, औद्योगिकरण, पानी की उपलब्धता। तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि जनसंख्या वितरण को बहुत सारे कारक प्रभावित करते हैं, जिसमें आर्थिक कारण, प्राकृतिक कारण, भौगोलिक कारक, सारे कारक आते हैं। लेकिन हमें बताना है कि इसमें से, निम्न में से कौन सा कारक जो है वो आर्थिक कारक नहीं है। आर्थिक कारक का मतलब है कि जो कि अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है, जो अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है वो हमारा कारक कौन सा है? तो अगर हम देखें
शहरीकरण ये भी हमारा आर्थिक कारण है जनसंख्या वितरण का। खनिज भी हमारा जो है ये आर्थिक कारण है। औद्योगिकरण ये भी हमारा अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है और इसके कारण जनसंख्या वितरण प्रभावित होती है। लेकिन जो पानी की उपलब्धता है, पानी जो है ये हमारा जो है ये आर्थिक कारक नहीं है, ये जनसंख्या वितरण का कारक तो है, लेकिन ये आर्थिक कारक ना होकर ये हमारा भौगोलिक कारक या हम कहें या प्राकृतिक कारक है। कैसा कारक है? जनसंख्या वितरण का प्राकृतिक या भौगोलिक कारण है। तो पानी हो गया, अस्त्राकृति हो गई, मिट्टी हो गई, ये सारे हमारे कैसे कारक हैं? ये हमारे सारे प्राकृतिक कारक हैं। जबकि शहरीकरण, औद्योगिकरण, खनिज, परिवहन ये सारे हमारे कैसे हैं? ये सारे हमारे आर्थिक कारण। ठीक है। इसी तरीके से शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सेवाएं ये सारे हमारे क्या हैं? ये हमारी सामाजिक कारक है। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 30। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बहुत ही फेमस प्रश्न है ये, हर एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। बिहार का शोक किसे कहते हैं? दामोदर, हुगली, घाघरा, कोसी। तो हम जानते हैं बिहार का शोक किसे कहते हैं, कमेंट में दीजिए। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। दामोदर नदी को हम कहते हैं बंगाल का, दामोदर को क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं क्या कहते थे? बंगाल का शोक कहते थे। पहले जो है ये बंगाल में बाढ़, बंगाल का शोक कहते थे दामोदर नदी को। और ये हुगली की सहायक नदी है। हुगली जो है ये गंगा नदी की वितरिका है जो कि पश्चिम बंगाल में बहती है। गंगा की क्या है? वितरिका। फरक्का के बाद गंगा जो है वो 2 भागों में विभाजित हो जाती है, जिसमें से एक नदी पश्चिम बंगाल में और दूसरी बांग्लादेश में जाती है। तो पश्चिम बंगाल में जो नदी जाती है, गंगा की जो शाखा जाती है, उसे हम बोलते हैं हुगली नदी। घाघरा जो है ये गंगा की सहायक नदी है। घाघरा जो है ये क्या है? गंगा की सहायक नदी है, ये एक हिमालयी नदी है। और कोसी हमारी जो है इसे हम कहते हैं बिहार का शोक। कोसी हमारी क्या है? बिहार का शोक कहलाती है और ये भी गंगा की सहायक नदी है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 31 देखते हैं। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति कौन दिया है? तो यहाँ पे फिर से पंचवर्षीय योजनाओं का प्रश्न आया हुआ है। पंचवर्षीय योजना को भले ही समाप्त कर दिया गया, लेकिन इससे प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। तो पंचवर्षीय योजना, जैसा कि हमने बताया 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई और इसी के 2 साल बाद NDC राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई 1952 में, जो हमारी पंचवर्षीय योजनाएं हैं उसको देखने का काम और उसको अंतिम स्वीकृति देने का काम करता था। तो कौन करता था? NDC, जो हमारा राष्ट्रीय विकास परिषद है। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 32। विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरण, विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरण में अधिकांश गतिविधियां किस क्षेत्र से संबंधित होती हैं? हम जानते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था में मुख्यतः 3 प्रकार के क्षेत्र होते हैं। एक हमारा होता है प्राथमिक, दूसरा हमारा होता है द्वितीयक और तीसरा हमारा होता है तृतीयक। 3 प्रकार के क्षेत्र हमें देखने को मिलते हैं। तो द्वितीयक क्षेत्र जो है ये हमारा उद्योग और जो हमारा इंडस्ट्री है उससे संबंधित है। प्राथमिक क्षेत्र जो हमारा ये किससे संबंधित है? कृषि से। तृतीयक जो है हमारा ये हमारा सेवा क्षेत्र से संबंधित है और सूचना प्रौद्योगिकी ये सेवा क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। तो अगर हम देखें कि जब कोई अर्थव्यवस्था विकासशील चरण में होती है तो सबसे प्रारंभ में हमें वहां पे कृषि जैसी अर्थव्यवस्था, कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं और ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं? ये हमारे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। अर्थात विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरण में अधिकांश गतिविधियां हमें किस क्षेत्र से संबंधित होती हैं? प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होती है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 33। हरित क्रांति की रणनीति में क्या शामिल थे? हरित क्रांति से एक प्रश्न फिर आया हुआ है। तो हरित क्रांति के हमने बताया कि इसके जनक कौन थे? कमेंट बॉक्स में दीजिए। अभी हमने देखा था कि हरित क्रांति के जो जनक थे वो कौन थे, आप बताइए। हरित क्रांति के जनक, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे और विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे? कमेंट बॉक्स में आप बताइए। रासायनिक उर्वरक व कीटनाशक, उच्च उपज वाले बीज और सिंचाई, ये सभी। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा ये सभी। जो हमारा हरित क्रांति थे उसमें रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का भी प्रयोग किया गया। जो उच्च उपज देने वाले बीज थे ये इनका भी उपयोग किया गया, ये इसका मुख्य आधार थे। और साथ ही साथ जो पर्याप्त सिंचाई और नियंत्रित सिंचाई जो है ये भी कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए उसमें शामिल थी। तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ये सभी हरित क्रांति में शामिल थे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक हमारा 34 आता है। निम्न में से कौन वाणिज्यिक बैंक नहीं है? HSBC, भारतीय स्टेट बैंक, ICICI और सिडबी। वाणिज्यिक बैंक का मतलब है कि वह बैंक जो कि जमा स्वीकार करता है, ऋण देता है और अन्य बैंक संबंधी गतिविधियां करता है। तो अगर हम बात करें HSBC यह भी एक बैंक है, वाणिज्यिक बैंक है। स्टेट बैंक यह हमारा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है।
आईसीआईसी बैंक ये भी हमारा क्या है, प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। लेकिन सिडबी जो है, सिडबी ये हमारा जो है सिडबी बैंक नहीं है, बल्कि सिडबी क्या है, सिडबी का अगर हम पूरा नाम देखें तो इसका नाम है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक, डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसके नाम में बैंक लिखा हुआ है, लेकिन ये जो है वाणिज्यिक बैंक की तरह काम नहीं करता। सिडबी का मतलब है कि स्मॉल इंडस्ट्रीज जो हैं, जो भी हमारे सूक्ष्म लघु उद्योग हैं या सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम है, उनके विकास और वित्त पोषण में ये काम करता है। जो हमारा एमएसएमई है उसके विकास और वित्त पोषण में क्या काम करता है, सिडबी जो है वो काम करता है, उन्हें ऋण देने का काम करता है। तो सिडबी जो है ये हमारा वाणिज्यिक बैंक नहीं है। सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सिडबी। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 35, संसद द्वारा विशेष कानून बनाकर स्थापित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को क्या कहा जाता है। संसद द्वारा विशेष कानून बनाकर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन हमारा है विभागीय उपक्रम, वैधानिक उपक्रम, एकल स्वामित्व या इनमें से कोई नहीं। तो अगर देखें विभागीय उपक्रम जो है ये सरकारी विभाग के रूप में संचालित होता है। एकल स्वामित्व वाला जो होता है ये हमारा निजी व्यवसाय होता है, ये हमारा क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर में होता है। वैधानिक निगम, संसद द्वारा जो भी कानून बनाकर स्थापित किया जाता है उसे हम बोलते हैं वैधानिक निगम, अर्थात सार्वजनिक उपक्रम को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं वैधानिक निगम। तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी वैधानिक निगम। प्रश्न क्रमांक 36, भारत की संघ कार्यपालिका में निम्न में से कौन शामिल नहीं है। संघ कार्यपालिका अर्थात केंद्र की जो कार्यकारिणी है, संघ कार्यकारिणी में निम्न में से कौन शामिल नहीं है, अर्थात केंद्र की जो कार्यकारिणी है उसमें कौन शामिल नहीं है। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री। तो यहाँ पे अगर देखें तो हमें देखना है कौन शामिल नहीं है। तो राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं ये राज्य की जो कार्यकारिणी है उसमें शामिल होते हैं, जिसमें हमारे राज्यपाल हो गए, जो हमारे मुख्यमंत्री हो गए, ये सारे किसमें आते हैं, ये सब आते हैं राज्य की कार्यकारिणी में। जबकि संघ की कार्यकारिणी में कौन आता है, हमारा उपराष्ट्रपति हो गया, राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया। इसके अतिरिक्त हमारा अगर हम बात करें तो जो हमारा भारत का महान्यायवादी है, महान्यायवादी, ये भी हमारा संघ की कार्यकारिणी में शामिल है। तो सही ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी। प्रश्न क्रमांक 37, मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसके पास है। मौलिक अधिकार जो है ये अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 32 के अंतर्गत। और हम कहते अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को लागू करने की जो शक्ति है, सर्वोच्च शक्ति, वो है उच्चतम न्यायालय के पास, अर्थात सुप्रीम कोर्ट के पास। इसके अतिरिक्त आर्टिकल 226 के अंतर्गत जो हाई कोर्ट है वो भी जो है मौलिक अधिकारों को लागू कर सकता है। तो अगर हम बात करें कि मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसके पास है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, ए सही होगा। ठीक है, राष्ट्रपति नहीं होगा, यह एक संवैधानिक पद है, यह जारी नहीं करता। संसद सदस्य को इसमें कोई भी शक्ति नहीं है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। संसद सदस्य केवल नियम बना सकते हैं, लेकिन लागू करने की शक्ति किसके पास है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के। सर्वोच्च न्यायालय के पास अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय के पास अनुच्छेद 26। प्रश्न क्रमांक 38, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, NHRC, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। यह जो है एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है और इसकी स्थापना 1993 में की गई थी। और ये किसके अंतर्गत कार्य करता है, ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 39, किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किसे है। सर्वोच्च न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं। किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में, किसी भी राज्य में, किसी भी या दो से अधिक राज्यों के लिए, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में, किसी भी राज्य में या दो से अधिक राज्यों के लिए अगर हमें उच्च न्यायालय की स्थापना करनी है तो इसकी शक्ति या इसे स्थापित करने का अधिकार केवल और केवल किसके पास है, संसद के पास है। संसद नियम बनाकर जो है वो किसी भी राज्य के लिए या किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के लिए या दो से अधिक राज्यों के लिए जो है वो हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है।
तो इसमें अगर हम बात करें तो राज्यों के लिए जो अनुच्छेद है वो है 214। 214 के अंतर्गत राज्यों में स्थापना की जा सकती है हाई कोर्ट की। 241 के अंतर्गत 241 के अंतर्गत जो है वो केंद्र शासित प्रदेश में, और 231 के अंतर्गत जो है वो हमारा कॉमन हाई कोर्ट जो है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए। ठीक है, तो ये हमारे 3 हमने क्या क्या बताया। 214 राज्यों में हाई कोर्ट की स्थापना, 241 जो है ये हमारा यूनियन टेरिटरीज में, और 231 में ये जो हमारा कॉमन हाई कोर्ट जो हमारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए हाई कोर्ट की स्थापना। और कौन करेगा? संसद करेगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 40 भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 120, 118, 122 और 124। अनुच्छेद से भी प्रश्न डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर हम बात करें अनुच्छेद 120, तो ये जो है जो संसद में भाषा प्रयुक्त होती है, संसद में जो भाषा प्रयुक्त होती है उससे संबंधित है। अनुच्छेद 118 ये संसद की कार्यवाही के नियम है, कार्यवाही के जो नियम है उससे संबंधित है। अनुच्छेद 122 या जो संसद की कार्यवाही है, संसद की कार्यवाही की न्यायालय जांच कर सकता है, न्यायालय जांच कर सकता है, वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा? 122 के अंतर्गत आएगा। और सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना और गठन है वो अनुच्छेद 124 के अंतर्गत किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किसमें दिया गया? अनुच्छेद 124 में। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 41 साइंस से या हम कहें जियोग्राफी से पूछा गया प्रश्न है। तारों का रंग मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? तो जियोग्राफी में जो हमारा ब्रह्मांड वाला क्लास है उसमें हमने बताया हुआ है कि तारों का रंग कैसे बदलता है। तो तारों का रंग जो है वो सामान्यतः किस पर निर्भर करता है? तापमान पर निर्भर करता है। अगर तापमान अधिक होगा तो जो तारा है वो कैसा दिखाई देगा? सफेद दिखाई देगा। और जैसे जैसे तापमान कम होगा वो हमारा पीला, और जो सबसे ठंडा तारा होगा वो हमारा लाल रंग का दिखाई देता है। तो जो तारों का रंग है वो मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? तापमान पर निर्भर करता है। जैसे कि सूर्य हमारा क्या है? एक पीला तारा है। सूर्य हमारा क्या है? पीला तारा है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैसें जिम्मेदार है? जैसे कि हम जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से जो है भारत का जो तापमान है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। इसके लिए इसी को हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो इसके लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? अगर हम देखें संपीड़ित गैस, प्राकृतिक गैस, तो ये हमारा सीएनजी है। ग्रीन हाउस गैस, पाइप्ड प्राकृतिक गैस अगर पीएनजी, और ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन तो जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो गैसें जिम्मेदार हैं उसे हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसें। क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस गैसें। और इसमें जो गैसें आती हैं वो हमारा ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है, और CH4 मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, जलवाष्प जो जलवाष्प की मात्रा है ये भी जो है ग्रीन हाउस गैस की जैसे कार्य करता है। और ओजोन, ये गैसें जो हैं ये हमारी कौन सी गैस कहलाती हैं? ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं, और जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होती हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 43 न्यूमोनिया मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? न्यूमोनिया जो है ये बैक्टीरिया या वायरस के कारण होता है। वायरस और बैक्टीरिया से फैलता है। और ये जो फेफड़े की जो छोटी वायु झिल्ली होती है, जो वायु थैलियां होती हैं छोटी छोटी, इसको प्रभावित करता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूमोनिया बोलते हैं। तो न्यूमोनिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो हम बात करें न्यूमोनिया शरीर के फेफड़े को प्रभावित करता है, जिसमें हमें खांसी, बुखार, सांस लेने में कठिनाई आदि लक्षण जो है देखने को मिलते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 44 निम्न में से कौन वनस्पति रेशा नहीं है? हमें बताना है कि कौन वनस्पति रेशा नहीं है। देखिए जो रेशे होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक हमारे होते हैं वनस्पति, और एक हमारे होते हैं जो है कृत्रिम। वनस्पति का मतलब है कि वे रेशे जो कि हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं उन्हें बोलते हैं वो वनस्पति रेशे, और जो रासायनिक रूप से बनाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं कृत्रिम रेशा। तो हमें बताना है जूट जो है ये हमारा जो है ये हमारा कैसा रेशा है? प्राकृतिक वनस्पतिक रेशा है। जूट हमारा कैसा रेशा है? ये प्राकृतिक वनस्पति रेशा है। कॉटन ये भी हमारा जो है प्राकृतिक वनस्पति रेशा है, बीज से प्राप्त होता है। फ्लैक्स जो है ये हमारा तने से प्राप्त होता है, ये भी हमारा कैसा है? ये भी हमारा प्राकृतिक रेशा है, वनस्पति रेशा है। लेकिन जो नायलॉन है ये हमारा कैसा रेशा है? ये हमारा कृत्रिम रेशा है। ये हमारा किससे बना होता है? ये हमारा
रासायनिक पदार्थों से मिलकर बना होता है। हमें बताना है कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा नायलॉन जो है ये हमारा प्राकृतिक रेशा, सॉरी वनस्पतिक रेशा नहीं है, इसी को हम प्राकृतिक रेशा भी बोलते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 45, पादप कोशिका की भित्ति किससे बनी होती है? पादप कोशिका की भित्ति, पादप कोशिका की भित्ति किससे बनी होती है? अर्थात जो पौधों की कोशिकाएं होती हैं उसकी जो भित्ति होती है वो किससे बनी होती है? जिसका सही ऑप्शन हो जाएगा सेल्यूलोज। क्या हो जाएगा? सेल्यूलोज। जो पादप कोशिका की भित्ति होती है वो सेल्यूलोज से बनी होती है, जिसके कारण जो है पौधों की जो संरचना होती है वो बहुत ही मजबूत होती है। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 46, अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किस देश ने किया था? ये उस समय के करंट अफेयर का प्रश्न है। 2022 में जब ये प्रश्न पूछा गया था तो ये करंट अफेयर का प्रश्न था। अगस्त 2022 में जो अमेरिका था और जो चीन, उसके बीच ताइवान को लेकर तनाव बढ़ा, जिसके कारण से जो चीन है उसने ताइवान के आसपास के क्षेत्र में सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चीन। 2022 में ताइवान के आसपास सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किसने किया था? चीन ने किया था। इसके बाद एक करंट अफेयर का प्रश्न और आया हुआ अगस्त 2022 का, भारत में पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस साल में हुआ था? जब एक्चुअल में उस समय जो है इस ट्रेन जो है इसका जो है शुरुआत हुई थी, उद्घाटन नहीं हुआ था, लेकिन पूछा गया प्रश्न है कि अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किस साल में हुआ था? तो ये कहाँ हो रहा था? ये जो हुगली नदी पर कलकत्ता में, हुगली नदी पर कलकत्ता में पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया गया। तो ये भी करंट अफेयर का प्रश्न है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 48, प्रश्न क्रमांक 48, बढ़े चलो अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, गृह मंत्रालय या विदेश मंत्रालय? तो बढ़े चलो अभियान अगर हम बात करें तो आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज़ादी के 75 वर्ष बाद आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, आज़ादी का अमृत महोत्सव। और उसके अंतर्गत जो संस्कृति मंत्रालय है उसने एक अभियान शुरू किया जिसे हम बोलते हैं बढ़े चलो अभियान। किसने शुरू किया? संस्कृति मंत्रालय। और इसका उद्देश्य था कि देश में जो युवा हैं उनको जोड़ा जाए और उनके अंदर देशभक्ति की भावना को मजबूत किया जाए। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? संस्कृति मंत्रालय। दो प्रश्न और हैं, देख लेते हैं जल्दी से। प्रश्न क्रमांक 49, भारत का कौन सा देश पड़ोसी देश नहीं है? हमें बताना है भारत के पड़ोसी देश कौन से नहीं है। मैप वाली क्लास में हमने इसको बताया हुआ है, हमारे चैनल पर इसका वीडियो भी पड़ा हुआ है कि भारत के कौन सा देश पड़ोसी नहीं है। तो अगर हम बात करें, म्यांमार जो है ये भारत के जो पूर्व साइड में ये इसकी सीमा बनाता है। चीन जो है ये उत्तर में भारत के साथ सीमा बनाता है। मालदीव जो है अगर बात करें तो ये स्थलीय सीमा तो नहीं बनाता, लेकिन जो लक्षद्वीप है, भारत का जो लक्षद्वीप है उसके साथ ये समुद्री सीमा साझा करता है। अर्थात अगर हम बात कहें तो मालदीव जो है वो भारत का समुद्री पड़ोसी है, लेकिन यूएई जो है ये हमारा भारत का पड़ोसी नहीं है। ये कहाँ पे है? ये हमारे अरब कंट्री है। ये हमारा भारत का पड़ोसी नहीं है। इसके बाद अंतिम प्रश्न आज का देखते हैं, हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? ये हमारा स्ट्रेटेजी के इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हंगेरियन फोरिंट, हंगेरियन फोरिंट। तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए, हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा हंगेरियन फोरिंट है। अगर इसमें देखें जो नायरा है, हंगेरियन नायरा कोई मुद्रा नहीं है, इसमें जो नायरा शब्द है ये नाइजीरिया की मुद्रा है। कहाँ की मुद्रा है? नाइजीरिया की मुद्रा है। और इसमें ये जो पाउंड शब्द है, हंगेरियन पाउंड, जो पाउंड है ये कहाँ की मुद्रा है? ये यूके जैसी, जो यूके की अर्थव्यवस्था से संबंधित है, अर्थात यूके की मुद्रा है। तो जो हमारा हंगेरियन फोरिंट है ये हो गया ऑप्शन ए, हमारा सही है, हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा। तो ये थे हमारे 50 प्रश्न, जो कि 2022 से लेकर 2025 तक के पेट के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। और यहाँ से आपको समझ में आया होगा किस प्रकार के प्रश्न जो है वो पेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसी तरीके के हम पीवाईक्यू की क्लासेज जो आगे लाते रहेंगे। और अगर आप पेट का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए महत्वपूर्ण है। चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, अपने साथियों को भी शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करिए। अगर कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे नंबर पर ही संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।